राजा दिवाकर सिंह के राज्य में बहुत बरसों के बाद राजकुमारी मधुलिका का जन्म हुआ था। मधुलिका बिल्कुल चांद का टुकड़ा थी। चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही थी। परीलोक से सभी परियां भी आई थी। सब लोग जैसे ही खाने पहुंचे, एक बूढ़ा आदमी जो कि जादूगर था, जोर जोर से चीख पड़ा। क्रोध से उसके नथुने फड़क रहे थे। तुमने मुझे निमंत्रण ना देकर बहुत बड़ी भूल की है राजन। मैं इस बच्ची को श्राप देता हूँ। जिस राजकुमारी को पाकर तुम दोनों इतने प्रसन्न हो, वो अपनी उम्र के 18वें साल में मर जाएगी। राजा और रानी पद्मावती चिंता में पड़ गए। तभी रानी परी आगे आई। तुम कौन हो और ऐसा श्राप कैसे दे सकते हो? मैंने जो कह दिया वो होकर रहेगा। आप चिंता मत करिए, इस बच्ची को मैं परीलोक ले जाती हूँ। बीच बीच में आपसे मिलवाने ले आऊंगी। जब इसकी उम्र 18 साल हो जाएगी तब ये पृथ्वीलोक पर आ जाएगी। परीलोक में रहने से इसके ऊपर आयु का कोई असर नहीं होगा। शायद 18 सालों में कोई न कोई उपाय मिल जाए। मैं क्या कह सकता हूँ, रानी तो रो रो कर बेहाल हो जाएंगी, पर बच्ची की रक्षा के लिए यही उचित है। इतने बरसों बाद मेरे जीवन में ये खुशी के पल आए थे, ये कैसी अनहोनी हो गई। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम बच्ची को आपसे मिलवाने के लिए लाते रहेंगे। रानी पद्मावती ने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर राजकुमारी मधुलिका को परी के हवाले कर दिया। बूढ़ा जादूगर परी की तरफ क्रोधित नजरों से देख देख कर तिलमिला रहा था। तुमसे मैं खुद ही निपट लूंगा। तुमने मुझसे पंगा लिया है ना, तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। राजा साहिब, हमें इजाजत दीजिए। बच्ची मधुलिका हमारे परीलोक में सुरक्षित रहेंगी। इतना कहकर परियां आकाश में उड़ गई। राजा रानी खाली हाथ बैठकर विचार करने लगे। महारानी, चलिए आंसू पोंछ लीजिए और मेहमानों को सम्मान पूर्वक विदा करिए। उन्हें इस बात का एहसास ना होने दीजिए कि हम कितने बड़े तूफान से गुजर रहे हैं, वरना ये खबर हमारे राज्य के लिए ठीक नहीं होगी। जी लीजिए, भगवान ने चाहा तो मुझे दूसरी औलाद भी शीघ्र ही देंगे। दोनों उठकर मेहमानों के पास चले गए। उसी समय एक महात्मा जी का आगमन हुआ। हे राजन, मुझे भोजन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भिक्षा चाहिए। महात्मा जी, जो भी चाहिए मैं व्यवस्था करता हूँ, आप आसन ग्रहण करें। मुझे जल्दी है, आगे भी जाना है, जल्दी करवा दे। परंतु आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें कैसी? राजा दिवाकर सिंह ने सारी बात महात्मा जी को बताई। हे राजन, आजकल जादूगरों ने बहुत आतंक मचा रखा है। उनके कथन से भयभीत होकर आपने सही निर्णय लिया है। तभी रानी पद्मावती चावल, आटा, दाल, तेल, नमक, चीनी और तरह तरह की सब्जियां लेकर हाजिर हो गई। कल्याण भव रानी, आज से 9वें महीने आपको सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। महात्मा जी की भविष्यवाणी सुनकर राजा और रानी हर्षोल्लास से भर गए। सभी मेहमानों के जाने के बाद अपने विश्राम कक्ष में चले गए। परीलोक में नए मेहमान के आने से सभी प्रसन्न थे, परंतु तिलोत्तमा परी को राजकुमारी मधुलिका का परीलोक में लाया जाना फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। पता नहीं रानी परी को क्या सूझी जो पृथ्वीलोक से बच्ची को उठा लाई। बाकी सारी परियों के बीच में पलती हुई राजकुमारी मधुलिका बड़ी होने लगी। रानी पद्मावती ने एक खूबसूरत बालक को जन्म दिया। इस बार उन्होंने किसी दावत का आयोजन नहीं किया। एक दिन मधुलिका को लेकर आज हम पृथ्वीलोक जाना चाहते हैं। नीलम परी, आप भी चलना चाहेंगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तिलोत्तमा परी ने सब सुन लिया। शाम होते ही वो पृथ्वीलोक पर आई और सीधे उसी जादूगर के पास चली गई। जब से उसे मालूम हुआ था कि जादूगर के डर से रानी परी मधुलिका को ले आई है, वो हमेशा जादूगर से मिलती रहती थी। राजकुमारी मधुलिका कल राजमहल में आने वाली है। तुम चाहो तो रानी परी से अपना बदला ले सकते हो। वही उसे पृथ्वीलोक से परीलोक ले गई थी। तुम मुझे क्यों बता रही हो? जरूर इसमें तुम्हारा ही कोई मकसद सिद्ध हो रहा होगा। क्यों नहीं, जब तक वो राजकुमारी हमारे परीलोक से जाएगी नहीं, उसकी खूबसूरती हम पर भारी पड़ेगी। हर जगह उसी की सुंदरता की बातें होती है। और अगर तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते हो तो मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं, तुम नाराज मत हो।
ये कहते कहते वो बूढ़ा जादूगर तिलोत्तमा परी के नजदीक पहुंच गया और उसके गले में एक फूल की माला डाल दी। तिलोत्तमा परी कुछ कह पाती तब तक जादूगर ने उसी क्षण बकरा बना दिया। उसकी छड़ी लेकर, जादुई छड़ी, इस बकरे को अंदर रस्सी से बांध दो। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? परियों से ही तो जादुई शक्तियां बढ़ती है। हा 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 हा। इसीलिए तो हम परियों की खोज में इधर उधर भटकते रहते हैं। तिलोत्तमा अपने कक्ष में एक कागज रानी परी के नाम छोड़ आई थी, जिसमें उसने लिखा था कि वो पृथ्वी लोक पर किसी काम से बड़े जादूगर के पास जा रही है। अगर समय से ना लौटी तो उसकी मदद किया जाए। बूढ़ा जादूगर ताला लगा राजमहल की तरफ चल पड़ा। क्यों ना राजमहल के बाहर ही कल तक प्रतीक्षा करूं? जैसे ही रानी परी बच्ची को लेकर आएगी, मैं बाहर से ही उन दोनों को पकड़ लूंगा। यही सोचकर वो राजमहल के बाहर ही बैठा रहा, परंतु पूरी रात निकल गई, पूरा दिन निकल गया, रानी परी आई नहीं। हार कर वो बूढ़ा जादूगर निकलकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। कागज पाकर रानी परी पृथ्वी लोक पर आई तो, परंतु अकेले ही आई। उसने पहले ही अपने क्रिस्टल बॉल में देख लिया था कि तिलोत्तमा परी किसी मुसीबत में पड़ी है। मुझे सीधे बूढ़े जादूगर के पास ही जाना होगा। वो जादूगर के घर पहुंची तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, परंतु बकरे की मिमियाहट सुनते ही उसे कुछ संदेह हुआ, तो रानी परी पिछले दरवाजे की तरफ जाकर आंगन से उस जादूगर के घर में उतर गई। तिलोत्तमा परी को बकरा बने हुए देखते ही वो समझ गई। ओहो तिलोत्तमा, ये क्या किया तुमने? कैसे फंसी इस दुष्ट जादूगर के चंगुल में तुम? रानी परी, मुझे वापस ले लीजिए। वो जादूगर मेरी बलि चढ़ा देगा। जैसे भी हो यहाँ से निकाल लीजिए। मैं कुछ करती हूँ। उसी समय बूढ़े जादूगर के आने की आहट से रानी परी एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। बूढ़ा जादूगर आया और बकरा बनी तिलोत्तमा की रस्सी पकड़कर बाहर आने लगा। तभी रानी परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। छड़ी घुमाते ही जादूगर लड़खड़ा कर गिर पड़ा और बकरे की रस्सी उसके हाथ से छूट गई। तिलोत्तमा, बाहर आ जाओ और पूरब की तरफ भागो। तिलोत्तमा सरपट पूरब की तरफ भागी, लेकिन बूढ़ा जादूगर फिर उठकर उसके पीछे भागने लगा। रानी परी एक पेड़ पर बैठ गई। उसने अपनी छड़ी घुमाई और तिलोत्तमा परी को तुरंत परी में बदल लिया। उड़कर रानी के पास आते हुए, ओहो रानी परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। रानी परी, जिसकी तुम सहायता कर रही हो, वो खुद तुम्हारे बारे में जानकारी देने के लिए मेरे पास आई थी। मैंने इसीलिए उसे बकरा बना दिया। वो हमारा आपस का मामला है, तुम्हें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम जाओ, अपना काम करो। मैं तुम दोनों को देख लूंगा। मुझे परियों को वश में करना भी आता है। इतना कहकर वो अपने गमछे में बांधे चावल के दाने निकालने के लिए जमीन पर बैठा ही था कि रानी परी ने जादुई छड़ी घुमाई। इस बूढ़े जादूगर से उसकी सारी जादुई शक्तियां छीन लो, ये उनका दुरुपयोग कर रहा है। रानी परी के इतना कहते ही बूढ़ा जादूगर बिल्कुल निष्क्रिय हो गया। थोड़ी देर बाद, रानी परी, मुझे क्षमा कर दो। मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। बड़ी मुश्किल से मैंने ये जादुई शक्तियां प्राप्त की हैं। अब तुम साधारण जीवन बिताओ, बूढ़े हो गए हो, आराम करो। इतना कहकर परियां आसमान में उड़ गई। परीलोक पहुंचकर, रानी परी, मुझे क्षमा कर दे, मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी। रानी परी ने तिलोत्तमा परी को माफ कर दिया और दूसरे दिन ही राजकुमारी मधुलिका को लेकर राजा दिवाकर सिंह के पास चली गई। राजमहल में खुशियां छा गई। थोड़ी देर बाद रानी परी राजकुमारी मधुलिका को लेकर परीलोक चली आई। नैना और माला नाम की दो लड़की थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी। नैना के पिता एक इंजीनियर थे, जिसकी वजह से वो अमीर परिवार से आती थी, और माला के पिता एक मामूली मजदूर थे, जिस वजह से माला गरीब परिवार से आती थी। नैना और माला का घर आसपास में ही था, मगर नैना कभी माला से अच्छे से बात नहीं किया करती थी। पता नहीं इस गरीब माला का घर हमारे सामने क्यों है?
नैना का घर बहुत बड़ा और आलीशान था, वही माला का घर बहुत छोटा सा था और वो भी बहुत पुराना हो गया था। पिताजी, इस माला का घर हमारे घर के सामने क्यों है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे नैना छोड़ो ना, इन गरीब लोगों पर ध्यान देने की क्या आवश्यकता है। नैना के माता पिता भी माला के परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और अमीर होने के वजह से बहुत घमंड में रहते थे। पिताजी, मुझे एक नई ड्रेस दिलवा दीजिए ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो पैसे और माँ के साथ जाकर आज ही ले आओ नई ड्रेस। माला अपने घर की स्थिति को समझती थी, इसलिए वो अपने माता पिता से किसी भी चीज के लिए जिद नहीं किया करती थी। एक दिन माला अपने माँ के पास आती है और कहती है, माँ, स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता होने वाली है, वहाँ सभी के माता पिताजी आ रहे हैं। माना, पिताजी के पास समय नहीं है, मगर आप तो चल सकती हो ना? हाँ बेटा, मैं चल सकती हूँ, मगर वहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग आए होंगे, वहाँ मैं क्या करूँगी? अरे माँ, परेशान क्यों होती हो? आपको कुछ भी नहीं करना है, आप बस वहाँ बैठकर दौड़ प्रतियोगिता देखना। अच्छा ठीक है बेटा, तू कहती है तो मैं चलूंगी। अगले दिन माला और उसकी माँ जल्दी उठ जाती है। बेटा, मेरे पास तो कोई ढंग की साड़ी भी नहीं है, सभी फटे हुए हैं, इस तरह से तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, रहने दो, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं माँ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चलिए, जैसे भी साड़ी आपके पास है वैसी साड़ी पहनकर आप मेरे साथ चलिए। ठीक है बेटा, चलती हूँ। माला की माँ तैयार हो जाती है और माला के स्कूल आती है। वही नैना और नैना की माँ भी थी। नैना की माँ माला की माँ को सुनाते हुए कहती है, देखिए तो जरा प्रभा जी, ये साड़ी कैसी लग रही है? हाँ जी, साड़ी बहुत ही खूबसूरत है। आपको पता है, ये साड़ी तो मैं बहुत दूर से लेकर आई हूँ, थोड़ा महंगा है, मगर नैना ने बोला यही लेने के लिए, तो मैंने ले लिया। अब बताइए, उसे तो मना ही नहीं कर सकती थी। हाँ हाँ, अच्छा किया आपने। वैसे ये साड़ी दिखने में काफी खूबसूरत है। आपको पता है, ये सोने की चेन हाल ही में मेरे पति ने जिद करके मुझे दिलवाया है। माला की माँ एक कोने में खड़े होकर ये सब सुन रही थी। तभी माला वहाँ आती है। माँ, आप यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ, बैठो यहाँ। माँ, आप आओ और सबसे आगे बैठो। अरे हाँ बेटा, मैं तो आगे ही बैठूंगी और तेरी जीत पर जोर जोर से ताली बजाऊंगी। बेटा, मुझे यहाँ थोड़ा अजीब लग रहा है। अरे माँ, आप चिंता मत करो, और अब दौड़ प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, आप यहाँ बैठ जाओ, मैं जा रही हूँ। दौड़ प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। जरूर मेरी बेटी ही जीतेगी। दौड़ प्रतियोगिता शुरू होते ही माला नैना से आगे निकल जाती है। तभी नैना एक पेड़ से माला को गिरा देती है, मगर माला वापस उठ जाती है और दौड़ने लगती है। अंत में कुछ सेकंड से माला दौड़ प्रतियोगिता जीत जाती है। ये देख नैना और नैना की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है। ये माला कैसे जीत गई? इसे तो मैंने गिरा भी दिया था, फिर भी ये जीत गई। अरे वाह बेटा, तूने तो कमाल कर दिया, शाबाश। माला की माँ को स्टेज पर बुलाया जाता है और माला को इनाम दिया जाता है। इनाम लेकर माला और माला की माँ घर आ जाती है। देखा माँ, मैं जीत गई। आपको पता है, नैना ने पैर लगाकर मुझे गिरा दिया था, मगर मैं फिर से उठी और बहुत तेज दौड़ी। हाँ बेटा, मैंने ये देखा था, मगर छोड़, क्या कर सकते हैं। तू ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई भी कर और बहुत तरक्की कर। रुक, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ। हाँ माँ, बहुत भूख लग रही है। माला का घर छोटा था, उसके पिता के पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, मगर फिर भी वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहते थे। माँ, आज मैं बहुत उदास हूँ, आखिर कैसे वो माला मुझसे जीत सकती है? अरे बेटा, क्या तू भी ना, छोड़ ना, तू उदास क्यों होती है? एक प्रतियोगिता जीत जाने से कुछ नहीं होता, समझ ले तूने भीख में उसे जीतने दिया। अब चल मेरे साथ बाहर घूमने चले। ठीक है माँ, चलो। वैसे भी उस माला की वजह से मेरा दिमाग खराब हो चुका है। बाजार में माला और माला की माँ भी आई थी। अरे, अब तो ये यहाँ भी आ गई। नैना माला को धक्का दे देती है, मगर नैना खुद ही गिर जाती है और माला को कुछ भी नहीं होता है। ए लड़की, तेरे अंदर दिमाग है या नहीं? मेरी बेटी को धक्का क्यों मार रही? नहीं, मेरी बेटी ने इसे धक्का नहीं मारा है, कृपया कर इसे मत डांटिए। चुप रहो। एक तो तुम जैसे नीच और छोटे लोगों से मैं बात भी नहीं करना चाहती,
मगर तुम लोग जबरदस्ती ये सब करते हो ताकि मैं कुछ बोलूं। कृपया ऐसे मत बोलिए, हमने आपको कभी कुछ बुरा नहीं बोला है, तो आप भी हमें बुरा मत बोलिए। अरे अरे चुप रहो और जाओ यहाँ से। आज के बाद हमारे रास्ते में आना भी मत। एक छोटी झोपड़ी में रहने वाली मुझसे बहस करेगी। नैना की माँ माला की माँ की बेइज्जती करके चली जाती है। माँ, उन्होंने आपके साथ कितने बुरे से बात किया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बेटा जाने दो, छोड़ो। अगर हम भी उनकी तरह ही करेंगे तो उनमें और हमें क्या फर्क रहेगा। वो हमेशा हमारे साथ ऐसा क्यों करती है? हमने कभी भी उनकी बेइज्जती नहीं की है, मगर उन्हें जब भी मौका मिलता है हमें नीचा दिखाकर चली जाती है। जब हमारे अंदर किसी चीज का घमंड आ जाता है तभी लोग ऐसा करते हैं। मगर तू छोड़ इन सब बातों को, तू अभी बच्ची है, कभी किसी के लिए मन में बैर मत ला, वो तुझसे बहुत बड़ी है। ठीक है माँ। अरे माला के स्कूल के फीस तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। अब तक तो मैंने किसी भी तरह संभाल लिया था, मगर अब लगता नहीं कि मैं संभाल पाऊंगा। कोई बात नहीं, हम घर का खर्चा और भी ज्यादा कम कर देंगे, मगर माला को स्कूल भेजना नहीं छोड़ेंगे, उसे जरूर पढ़ाएंगे। नैना अपने दोस्तों के साथ मिलकर हर रोज माला का बहुत मजाक उड़ाती थी। माँ कहती है इन सब पर ध्यान देना नहीं चाहिए, इसलिए इन्हें जो भी करना है ये करे, मैं जवाब नहीं दूंगी। माला सभी को अनदेखा करके उनके बगल से निकल जाती है। देख रहे हो ना कितनी घमंडी हो गई है, हमारे सामने घमंड दिखा रही है। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है, गरीब झोंपड़ी वाली लड़की। हाँ, एक दिन अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से नैना के घर में आग लग जाती है। पूरा घर जलने लगता है। नैना, नैना की माँ और उसके पिता तीनों उसी आग में फंस जाते हैं। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ। माला घर के बाहर टहल रही थी, तभी चिल्लाने की आवाज सुन वो नैना के घर के पास आती है। आग, आग लग गई है, सुनो सभी। वो तुरंत अपने माता पिताजी को ये बात बताती है। तीनों नैना के घर आते हैं और किसी भी तरह थोड़ा थोड़ा आग बुझाकर नैना के परिवार को सुरक्षित आग से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद आग बुझाने वाले को बुलाया जाता है, तब जाकर आग काबू में आता है। माला, आज तुम्हारे और तुम्हारे माँ पिताजी की वजह से हमारी जान बच पाई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। हाँ, इतना होने के बाद भी आप लोगों ने हमारी मदद की, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे माफ कीजिएगा, आज तक मैंने आपको जो भी बोला उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इंसानियत के सामने पैसों का कोई महत्व नहीं है। आप सभी भी खतरे में पड़ सकते थे, मगर ये सोचे बिना आप लोगों ने हमारी मदद की। आप सभी बहुत अच्छे हैं। इस तरह उनके बीच सब अच्छा हो जाता है। किशन पाल एक गरीब परिवार से था। वो रात को चौकीदारी करता था और मोहल्ले के लोग उसको कुछ पैसे दे दिया करते थे, जिससे वो अपने घर का खर्चा चलाया करता था। मोहल्ले के लोग तो उसको 10-20 रुपए देते थे और कुछ लोग उसको खाना भी दे दिया करते थे। रात भर जाकर कुछ ही पैसे लेकर आते हो, दिन में मैं झाड़ू पोछा करके कुछ पैसे कमाती हूँ, फिर भी घर का खर्चा नहीं चलता है और शिवानी को इसको पढ़ाने की धुन लगी हुई है। माँ, मेरी सभी सहेलियाँ स्कूल जाती है, मेरा भी तो मन करता है स्कूल जाने का। पढ़ाई तो तभी होगी जब पेट की आग बुझेगी। घर में खाने के लिए तो कुछ है नहीं, तेरे स्कूल के फीस कहाँ से जमा करूँगा फिर, ये बता। तो माँ, मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगी। मैं भी पड़ोस में जो अनीता दीदी रहती है उनकी तरह पुलिस में भर्ती होना चाहती हूँ और देश की सेवा करना चाहती हूँ। मैं तेरी सेवा कर लूं वही मेरे लिए बहुत है, देश की सेवा तो बाद की बात है। जितना पढ़ा लिखा दूंगा तुझे उतना ही तेरा रिश्ता ढूंढने में आफत आएगी। तू पढ़ लिख गई तो तेरे लायक वर ढूंढना मेरे बस की बात नहीं रहेगी। आप फिक्र मत करो पापा, मैं कुछ जुगाड़ कर लूंगी। कुछ ही देर में तेज बारिश और तूफान आ जाता है और उनकी छोटी सी झोपड़ी में से पानी टपकने लगता है। ये लो, हो गया कंगाली में आटा गीला। क्या हुआ माँ? होना क्या है, गिरे को तो भगवान भी 2 लात मार देता है। ये देख, हमारी छोटी सी झोपड़ी जो सर छिपाने के लिए थी अब उसमें भी छेद हो गए हैं, छत टपकने लगी है, अब सिर छिपाने के लिए भी सोचना पड़ेगा। आप फिक्र मत करो माँ, मैं अभी इसको सही कर देती हूँ। क्या करेगी?
शिवानी झोपड़ी की छत पर जाकर कुछ कट्टों की मदद से छत को टपकने से रोकने की कोशिश करती है। कुछ हद तक ये कामयाब भी हो जाती है, पर पानी फिर भी नीचे आ रहा होता है। जब बारिश थम जाती है तब तीनों की जान में जान आती है। हर साल बारिश के मौसम में हम इस छत की मरम्मत कराने के लिए सोचते हैं, पर तेरा बापू है ना, जितना कमाता है उससे शराब में उड़ा देता है। आप फिक्र मत करो माँ, एक दिन इस टूटी फूटी छत की जगह एक नया घर बनवा कर दूंगी मैं। इतने बड़े सपने मत देखा कर बेटा, क्योंकि जब सपने टूटते हैं ना तो बहुत दुख होता है। शिवानी इसी तरह से परेशान होकर घूम रही थी। थोड़ा सा दूर चलने पर उसे एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी मिला, जो ठेले को ढोने की कोशिश कर रहा था, परंतु असमर्थ था। उसे देखकर शिवानी बहुत परेशान हो गई और उसकी मदद के लिए आगे बढ़ी। बाबा, आप इस ठेले को धोने की कोशिश कर रहे हो, पर आप तो इतने बुजुर्ग हो। बेटा, मजबूरी है। ये ठेला मुझे दूसरे मोहल्ले में पहुंचाना है। वजन ज्यादा है, ये मुझसे ढोया नहीं जा रहा। अगर ये नहीं पहुंचाया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप रहने दीजिए, मैं ये ठेला पहुंचा देती हूँ, लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, जो तू चाहे वो तुझे मिल जाए। शिवानी उस ठेले को लेकर सड़क के किनारे किनारे जा रही होती है, तभी उसे एक गाड़ी पेड़ से टकराई हुई दिखती है। वो जल्दी जल्दी वहां पहुंचती है तो देखती है कि एक लड़का जख्मी हालत में बेहोश पड़ा था। अरे, इसकी तो एक्सीडेंट हो गया है। बेचारा न जाने कहां से आ रहा था और कहां जा रहा था। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। शिवानी जंगल की ओर बढ़ जाती है और वहां से कुछ जड़ी बूटी को लाकर मसलकर उसके घाव पर लगा देती है, जिसकी वजह से उसको थोड़ा थोड़ा सा होश आने लगता है। चलो, शुक्र है इसको थोड़ा सा होश आ रहा है। एक काम करती हूँ, इसके जेब में इसका पता निकालकर इसके घर वालों को फोन कर देती हूँ। मुझे तो ये सामान जल्द से जल्द पहुँचाना है और इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। इसके घर वाले इसको ले जाएंगे। शुक्र है अब ये खतरे से खाली है। शिवानी उसके जेब में से उसका नंबर निकालकर उसके घर पर फोन कर देती है और जगह का पता बताकर ठेले को ढोती हुई चली जाती है। उसके हाथ पर एक टैटू बना हुआ होता है। वो लड़का थोड़े से होश में आने पर सिर्फ उसी टैटू को देख पाता है। अनुभव, तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर ये एक्सीडेंट कैसे हो गया मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गए किशोर? मुझे किसी लड़की का फोन आया था। उसने मुझे यहाँ का पता बताया और तुम्हारी हालत के बारे में भी बताया। मैं तुरंत ही तुम्हारे पास पहुँच गया। जब तुम आए तो तुम्हारे घाव पर मरहम लगा हुआ था और यहाँ पर कोई नहीं था। क्या तुम जानते हो वो लड़की कौन थी? नहीं, मैं उसको नहीं जानता। मैं तो उसका चेहरा भी नहीं देख पाया था, बस उसके हाथ पर बना एक टैटू ही देख पाया था। कोई भी हो, पर वो फरिश्ता बनकर आई थी और तुम्हारी जान बचाकर चली गई। अनुभव ठीक हो जाता है, परंतु उसको हमेशा वो टैटू याद आता रहता है, क्योंकि वो उस लड़की का धन्यवाद करना चाहता था जिसने उसकी जान बचाई थी। वो उसको बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, पर शिवानी उसको नहीं दिखती। एक दिन वो बाजार में जा रहा होता है तो एक लड़की जूते पॉलिश कर रही होती है। वो उसके पास जूते पॉलिश करवाने जाता है तो उसके हाथ पर वही टैटू देखकर रुक जाता है। तुम ये काम क्यों कर रही हो? साहब, मजबूरी है। घर में बाप दारू पीकर पड़ा रहता है, पर घर में खाने के लिए कुछ तो काम करना ही पड़ेगा ना। तुम पढ़ती नहीं हो क्या? पढ़ने का तो बहुत मन है साहब, पर कहाँ से पढूं? इतना पैसा थोड़ी ना है घर में कि पढ़ाई में लगा सकूं। अनुभव को बहुत दुख होता है। उसकी कहानी सुनकर वो उसको पढ़ाने का फैसला करता है और सोचता है कि उसने उसकी जान बचाई है तो क्यों ना उसका ये सपना पूरा करके उसकी ही मदद कर दे। वो शिवानी से पूछता है, अगर मैं तुम्हें पढ़ाना चाहूँ तो क्या तुम पढ़ोगी? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। पर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? क्या तुम मुझे जानते हो? हाँ और नहीं भी।
कुछ समय पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था और तुमने मेरी जान बचाई थी। मैं तुम्हें बहुत वक्त से ढूंढ रहा था। मैंने तुम्हारी शक्ल तो नहीं देखी थी, पर तुम्हारे हाथ पर बना टैटू देखा था, जिसकी वजह से मैं तुम्हें पहचान गया। आज तुम इतनी परेशान हो तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। अनुभव शिवानी को पढ़ाने में मदद करता है और उसकी पैसों से भी मदद करता है। शिवानी पढ़ने में अच्छी होने की वजह से अच्छी नौकरी पर भी लग जाती है। इस दौरान अनुभव शिवानी को पसंद करने लगता है और शिवानी से शादी के लिए कहता है। शिवानी भी उसको मन ही मन पसंद करने लग जाती है। दोनों की शादी हो जाती है। इस तरह से एक गरीब शिवानी का नसीब पलट जाता है और वो एक अमीर कामयाब शिवानी बन जाती है।